जो धमतरी का 27 साल का युवा है, मुख्यमंत्री निवास के सामने मुख्यमंत्री से मिलने आए, कोई कर्मचारी अधिकारी भी नहीं मिले और इस बात से दुखित होकर द्रवित होकर के उन्होंने पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया। ये सरकार का असली चेहरा उजागर हो रहा है कि यहां पर जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को लेकर के इतने रोजगार के विज्ञापन जारी हुए, लेकिन ज्ञापन जारी होने के बाद में, परीक्षाएं होने के बाद भी किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है। आखिर यहां के युवा मानसिक विकार और अवसाद में आने के कारण में जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक सूचक नहीं है। लोगों को किस प्रकार से आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रोजगार छिन गया है, व्यवसाय बंद हो गया है, कहीं रोजी रोटी मिल नहीं रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया था। चाहे मनरेगा के माध्यम से 25 लाख परिवार तक हमने रोजगार पहुंचाने का काम किया। 19 लाख लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर लाभान्वित किया। 12.5-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहते हैं, आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, उसको लघु वन उपज खरीद के उनकी जेब में पैसा डालने का काम किया। और उसी कारण से अध्यक्ष महोदय, हमारे व्यापार और व्यवसाय चला अध्यक्ष महोदय, व्यवसाय चला, उद्योग की तैयारी चले अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ के 48 ऐसे संघ हैं जिन्होंने हमसे मांग की है कि या तो उनकी नौकरियां लग गई हैं, उसका आदेश नहीं हो रहा है, या नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं, या भर्तियां रोक दी गई हैं, या चयन की प्रक्रिया रोक दी गई है। तो सारे बेरोजगार उद्वेलित हैं और ये सरकार न तो उन्हें 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं और न ही उन्हें सरकार में जो खाली पद हैं जिन पर नियुक्ति दे करके उन्हें रोजगार देने का रास्ता बना सकते थे, वो भी दे रहे हैं। तो ये बेरोजगारों के संग अन्याय है। पहले 15 दिन में हम 1,65,00,000 रुपए पेमेंट किए, दूसरे 15 दिन में 4,50,00,000 रुपए पेमेंट किया अध्यक्ष महोदय। और जो एवरेज है प्रति व्यक्ति, आप तो 2 एकड़ के किसान को 500 रुपए दे रहे हैं, तो गोबर जो इकट्ठा कर रहा प्रति व्यक्ति वो भी 800 रुपया। उस गरीब आदमी का 800, उसमें भी 71% लोग हैं जो लैंडलेस लोग हैं। गरीब लोगों की योजना है अध्यक्ष महोदय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज सदन का तीसरा दिन था, बहुत सारे अहम मुद्दे उठे, रोजगार पर भी रार हुआ, अनुपूरक बजट भी आज पारित हुआ, चर्चा उस पर हुई, उस पर भी तीखी नोक-झोंक हुई। उसके अलावा बेरोजगारी की बात कर ली जाए, गौठानों में गायों की मौत की बात कर ली जाए, या फिर राम वनगमन पथ को लेकर या राम मंदिर को लेकर भी जिक्र यहाँ पर हुआ। और इस जिक्र के दौरान हल्की नोक-झोंक के साथ साथ तीखी बहस भी यहाँ पर देखने को मिली। बहरहाल अनुपूरक बजट पास हो गया और उसके साथ साथ रोजगार को लेकर जब पक्ष और विपक्ष आज आमने सामने हुए, हरदेव सिन्हा की बात भी उठी, तो निश्चित रूप से तल्खी होना स्वाभाविक था, जो कि सदन में आज नजर भी आई। विपक्ष एक मुद्दे को लेकर वहां पर सरकार पर लगातार उसने आरोप प्रत्यारोप लगाए। बहरहाल चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिरकार सदन के तीसरे दिन आज क्या कुछ खास रहा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश जी हमारे साथ है, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत आपका। राम कुमार जी हमारे साथ, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत। धर्मेंद्र जायसवाल जी स्टेट एडिटर हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका भी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, तीसरा दिन आज आपने देखा, वहां पर क्या प्रमुख मुद्दे आपको वहां पर नजर आए जिसका जिक्र होना जनता के लिए बेहद जरूरी है? देखिए, आज प्रश्नकाल से ही शुरुआत इसकी जो हुई थी, वो बजट पर चर्चा होने या उसके पारित होने तक लगातार दिखाई दे रही थी कि जन सरोकारों को लेकर के विधानसभा में बातचीत हो रही है। शराब खरीदी बिक्री का मामला, लोगों को ऐसा लगता है कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसमें प्रदेश की बड़ी आबादी का उससे जुड़ाव होता है। और शराब की क्वालिटी को लेकर के, शराब की कीमत को लेकर के, शराब की होम डिलीवरी को लेकर के तमाम सवाल प्रश्नकाल में थे। प्रश्नकाल में ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के चर्चा हुई। और सड़कों के क्वालिटी को लेकर के बातचीत हुई, किसानों के खाद बीज को लेकर के भी बातचीत हुई बीच में। और उसके बाद जब ध्यानाकर्षण आया तो ध्यानाकर्षण में यही सारे मुद्दे रिपीट हुए। कुछ बड़े मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। जो मोलासिस की खरीदी है शुगर मिल में, उसमें गड़बड़ी के मामले को लेकर के बातचीत हुई।
और उसके बाद जब चर्चा आगे बढ़ी तो बजट को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया था। उसकी ग्राह्यता पर चर्चा हुई, लेकिन ग्राह्यता पर भी पर्याप्त चर्चा हुई और विपक्ष को अपनी बात कहने का लगभग पूरा अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से इस बात को उठाया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसमें रोजगार उपलब्ध कराने या बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। बेरोजगारी भत्ता अब तक शुरू नहीं हो पाया है। रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता रहा कि आंकड़े बता दीजिए कितने लोगों की भर्ती हुई है। जिन लोगों की भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है, जिनकी भर्ती की घोषणा हो चुकी है, वो तमाम भर्तियां भी रुकी हुई है। शिक्षा कर्मियों को जो संविलियन करने का जो मामला 1 जुलाई से होना था वो जाकर के 1 नवंबर तक खिसक गया है। सरकार की तरफ से उसमें औपचारिक जवाब आया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बजट भाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब दे रहे थे तब उन्होंने इन तमाम मुद्दों को फिर से रिपीट किया और उन्होंने उसको नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हम गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी कर रहे हैं, उसमें 71% लोग भूमिहीन लोग हैं। पहले 10 दिनों में 1.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, अगले 10 दिनों में 4.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई। उन्होंने बताया कि जो हमारी जो दूसरी योजनाएं हैं, चाहे वो वनोपज की खरीदी का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता की खरीदी का मामला हो, और चाहे मनरेगा में रोजगार देने का मामला, इससे प्रदेश में रोजगार जनरेट हुआ है, लोगों की जेब में पैसा गया है। तो ये मुद्दे दिन भर चलते रहे। मुख्यमंत्री पर आज बहुत तीखे हमले हुए। जिस अंदाज में अजय चंद्राकर ने आज बजट भाषण की शुरुआत की, बजट पर चर्चा की शुरुआत की, तो वो उनका अपनी शैली है। अपनी शैली में उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया था। मुख्यमंत्री ने उसका उसी अंदाज में जवाब भी दिया और मुख्यमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि कोरोना काल में जब हम संकट से जूझ रहे थे तो केंद्र से हमको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस वजह से हमको कर्ज लेना पड़ रहा है और कर्ज लेकर के भी हम किसानों की जेब में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उनको खुशहाल करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। एक खास बात थी, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का जो नजरिया था विकास का, वो सड़क, पुल, पुलिया, भवन, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गया था, लेकिन हमारा नजरिया दूसरा है। हमारा नजरिया ये है कि किसानों तक पैसा पहुंचे, आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचे और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करें। यानी ये जीवन खुशहाल बनाने की बात बार बार मुख्यमंत्री ने कही और विपक्ष पर हमेशा उन्होंने निशाना साधा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंगों पर आपने ज्यादा ध्यान दिया। रजनीश जी, आप लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर आज सरकार को बहुत घेरा है, बहुत से तीखे हमले किए। किस तरीके की अटैक था? क्या आप लोग संतुष्ट हुए वहां पर सदन में? नहीं, देखिए अभिषेक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं की, हम लोग हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि एक बार आप थोड़ा सा बता के तो देखिए। हम तो बात करते हैं 1947 से 2003 तक, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, बाद में छत्तीसगढ़ रहा हो, हमको इसमें अधिकांश समय लगभग 50 साल पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के काबिज रहे हैं, पूरे देश हो चाहे प्रदेश हो। 2003 तक की कितनी योजनाएं चला रहे थे, थोड़ा एक बार तो बता दें कि गरीब के लिए, किसान के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही थी। एक योजना का नाम नहीं ले सकते जिसमें कि हितग्राही मूलक हो। यदि 2003 के बाद 2004 में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के आने के बाद 2018 तक देखिए इतने योजनाएं हैं। आज छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग यदि खुशहाल है, जीवन में उनकी खुशहाली आई है, रहन सहन में खुशहाली आई है, पढ़ने लिखने में आई है, ये सब यदि आई है तो ये 15 साल में आई है। और इन योजनाओं के कारण हम आज देखें, जो 2003 में किसी प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जिसको मापदंड माना जाता है उस प्रदेश का विकास का सूचकांक क्या था, 18,000 था, जो माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 90,000 रुपया तक प्रति व्यक्ति आय हो चुका था। इसी प्रकार में बहुत से आंकड़े दे सकता हूं, 92,000 रुपए, लेकिन 92,000 रुपया तक आ गया था। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसको ये सरकार एकदम से ये सोच के कि हम यहाँ बोल दें सब मान जाएंगे, बिल्कुल मानने वाले नहीं है। आप अपनी क्या कर सकते हैं उसको बोलिए, बताइए। जैसा कि आपने धनवेंद्र जी बता रहे थे कि आज प्रश्नकाल में शराब को लेकर के 3-4 प्रश्न लगे थे। बड़ा मतलब इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक कहूंगा मैं कि राशि जो आ रही है, प्लेसमेंट एजेंसियों को दी गई है, शराब दुकान जो शासकीय तौर पे चल रही है, जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे को जैसे कि किराना दुकानदार रख लेता है वैसा रख ले रहे हैं। और जब विधानसभा में प्रश्न लगता है कि किस किस जगह कितनी गड़बड़ियां हुई, इसका ऑडिट हुआ क्या, ऑडिट में क्या पाया गया, तो बात आती है कि
कहीं 2 करोड़, 2.5 करोड़, कहीं 72 लाख, कहीं 64 लाख, ये राशि कुल 20 करोड़ रुपए, कुल 20 करोड़ रुपया प्लेसमेंट एजेंसियां रखी है। जब विधानसभा लगा तो 6-6 महीने के बाद उसको सरकार को जमा कर रही है। सरकार कहाँ है, मंत्री कहाँ है, अधिकारी कहाँ है? और इसी प्रकार के अन्य चीजों की, चाहे वो बियर की बात हो कि इसमें खरीदी हुई कहां से लिए और अभी उसका स्टॉक नहीं खत्म हुआ है तो उसका क्या करेंगे, इस प्रकार की इसके पहले भी विधानसभा में विषय आया था कि जो कुल इनकम है उसमें का 4,000 करोड़ राज्य शासन के खजाने में जमा नहीं हुआ था और ये बोला जाता है कि वो खर्च हो गई। तो ये सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। और चाहे बेरोजगारी की बात कर लें अपन, तो जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि ऐसे कई परीक्षा हैं जो हो चुकी हैं। बीएड डीएड वाले 14,000 का इन्हीं परीक्षा लिया, उनका रिजल्ट आ चुका है, उनका लेटर जारी हो चुका है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती का पूरा प्रक्रिया हो गया था। ऐसे बहुत सारे जो हैं मुद्दे इसमें आए। आज तखतपुर में जो मेढ़ापार में गायों की जो मौतें हुई हैं, उसको जैसा कि रोका छेका अभियान के कारण दबाव में आके ग्रामीणों ने एक ऐसे कमरा में रख दिया जिसमें न जगह थी न वो वैसे लायक था। उतने ज्यादा मवेशियों को रखने के कारण, सफोकेशन के कारण दूसरे दिन गाय मृत पाई गई। तो ये सरकार जवाब दे रही है और इनका तो जवाब देना है, लेकिन ये जनता को समझाने में सफल नहीं हो रहे हैं। मैं यदि इसकी बात करूं बजट की, 3,807 करोड़ के लगभग का आज का बजट है। उसमें हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या चीज के लिए दिए हैं। 1,400 करोड़ जो धान का बोनस है, जो धान का राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे हैं, जो बजट मार्च में प्रस्तुत हो चुका है, पास हो चुका है 5200 करोड़ का, उसमें के किस्त देने के बाद 1,400 करोड़ का उसको दे रहे हैं। 130 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। हमारी मांग थी कि अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइज के लिए, टेस्ट के लिए हमको और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। हमारी बार बार मांग थी, वरिष्ठ नेताओं ने मांग की कि इसके लिए हम और अधिक धन दें, तो नहीं दिए हैं। और बाकी काम का क्या है उसको अपने को याद नहीं है। और एक मजेदार बात आपको बता के बात समाप्त करता हूं कि ऋण चुकाने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। यह भी एक है, यही आज का अनुपूरक बजट का मुख्य रूप से जो दिख रहा है, यही बजट है। राम कुमार जी, बहुत सारे आरोप विपक्ष ने लगाए, आप लोगों ने भी 15 साल की याद दिलाई, पर 15 साल का जो भी कुछ हिसाब किताब था वो 18 में पूरा हो गया। आगे का हिसाब किताब अब आप लोगों को देना सत्ता में है। बहुत से आरोप थे, चाहे शराब की बात कर ले, चाहे रोजगार को लेकर बात कर ली जाए। देखिए अभिषेक जी, आदरणीय मेरे बड़े भैया हैं रजनीश भैया, हमेशा मैं मेरा बड़े भाई के दर्जा में हमेशा देता रहता हूँ। हमारे जसवाल साहब जी है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हमारी जो सरकार है, ये जो 1.5 साल की, लगभग 2 साल की जो सरकार है, अभी हर मुद्दे पर विधानसभा में हम लोग जो है चर्चा के दरमियान में, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, हर सवाल का जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हैं, जवाब दिए हैं। मैं बात करना चाहता हूं, चूंकि रजनीश भैया ने आजादी के पहले की बात की है, 1947 के पहले के, मैं आज याद दिलाना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से हजारों लाखों आदमी आज इस चैनल को देख रहे होंगे, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए और ये देश को आजाद किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। अब रही बात छत्तीसगढ़ मध्य की बात, जब जैसे ही हम लोग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, हमारे जो है यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 3 साल सत्ता में रहने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी तो 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है दे के गए थे। 400 करोड़ रुपए यहाँ पर दे के गए थे। लेकिन जब यहाँ यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार छोड़ के गई है तो 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हमको कर्जा दे के गया। उसके बावजूद भी आज बजट सत्र है, इस बजट सत्र की बात करना चाहता हूं मैं। आज इस भोले भाले छत्तीसगढ़ के जितने भी आज देख रहे होंगे, हम बजट सत्र को देखते हैं, कैसे देखना चाहिए कि उस बजट सत्र में उसमें गरीब के लिए क्या है। वो आम आदमी तेंदुपत्ता तोड़ने वाला, चाहे वो रायगढ़ का हो, चाहे वो आपका राजनांदगांव, चाहे वो सरगुजा का हो, चाहे वो हो आपका बस्तर का हो, ये चारों तरफ के लोगों के लिए उसमें क्या है, इसको देखना चाहिए। तो आज मैं आपको कह देना चाहता हूं
अभिषेक जी कि मैं धन्य हूं कि आज ऐसे सरकार जिन्होंने आज अनुपूरक बजट लाया उसमें आम आदमी के हिसाब से लाया है। वो आम आदमी जो ऐसे सोच के सरकार बनाता है, सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है नहीं राम कुमार जी, रोजगार और शराब को लेकर भी चर्चा हुई, इसी में आ रहा हूं मैं, इसी में आ रहा हूं अभिषेक जी। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जैसे ही बजट का जैसे हमारे जो है वहां पर जवाब देना शुरू किए तो आप देखे होंगे विपक्ष के लोग कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि हम वैसे वो बजट में बना के रखे हैं। जैसे कि बताना चाहता हूं मैं, अभी तक बजट में इसके पहले जो सरकार थी वो जो है सिर्फ रोड पुलिया को सिर्फ जो है भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाते थे। अगर इतना विकास किया रहते तो आज देखे होंगे आप जो है रायपुर जहां पर हम बैठे हैं राजधानी, आप बिलासपुर जाएंगे कितने जर्ज कैसे रोड बना है, उसी प्रकार से आप कहीं भी जाके देखिए। लेकिन आज 1.5 साल की सरकार 1.5 साल की सरकार इतना मजबूती से काम कर रहा है। आज गोबर खरीदने के बाद कई बार बोलते हैं गोबर गोबर गोबर, इन लोग मजाक करते हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ये गोबर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो गया है जो जम्मू कश्मीर जम्मू जाकर के प्लान करके मजबूत बन जाते थे। आज उनके लिए आज जो है पैसा रोजगार और शराब छूट रहा है अभी भी। हाँ नहीं आऊंगा, उसी में भी आऊंगा, लेकिन एक एक करके होने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पलायन पर आप बात कर रहे थे, 6,35,000 लोग लौट करके आए हैं जी। आपके जब ये लोग पलायन करके गए थे तब आपके पास आपके रिकॉर्ड में 0 था, एक भी आदमी पलायन नहीं किया है, ये इसी सरकार ने जवाब दिया था। हाँ। लौट के आए तब पता चला कि 6,35,000 लोगों ने पलायन किया है और वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। जय सवाल जी, मैं इसके लिए भी आपको कहना चाहता हूं, आज जो मजदूर गया है उस मजदूर को मैं बहुत करीब से देखना, चूंकि मैं भी उस आम आदमी, मेरे भी भांची, मेरा जो भतीजा सगा भतीजा वो जम्मू कश्मीर में था, उनसे मैं जाकर भेंट करके चर्चा किया हूं। मैं सबको जानता हूं कब से हम लोग गए थे। कोई बोलता है कि हम लोग जो है 10 साल हो गया, कोई बोलता है हम लोग को जो है 12 साल हो गया। तो इन्हीं के सरकार से उन लोग जो प्लान किए थे भैया, इस साल में तो पंचायत रजिस्टर में लिखवा के चले जाते, जाने पर रोक थोड़ी थी। नहीं, 10 साल 12 साल से लोग चले थे वही थे। उसके बाद आज सरकार ने ऐसा देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा व्यवस्था किया था जैसे कोई आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का व्यक्ति यहां से जब जाते थे तो छत्तीसगढ़ जैसे आता था तो उसको लगता था कि मैं अपने घर आ गया हूं, क्योंकि यहाँ का माटी, यहाँ की सरकार, ये जो है शासक नहीं है, एक बेटा बन के सेवा करता है। नहीं राम कुमार जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, वाकई बड़ी अच्छी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि रोजगार और शराब पे जो जिक्र हुआ उस पे क्या जवाब है? देखिए, रोजगार की बात है, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमें रजनीश भैया को, बहुत सीनियर नेता है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतिहास को भी याद रखते हैं, तो कुछ 1947 के बाद याद रखे होंगे, तो मैं 10 साल पहले की याद दिलाना चाहता हूं। इन्हीं का जो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा था कि मुझे चौकीदार बनाइए और जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रति साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन आज मैं रजनीश भैया को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ आज हमारे छत्तीसगढ़ पूरा भारत नौकरी से पूरा भरा होता, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी आज जो है 2 करोड़ क्या 2,000 भी लगा देते तो हम मान जाते। तो मैं रजनीश भैया को कहना चाहता हूं कि 1947 का बात याद राम कुमार जी, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, क्या इसलिए आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनताओं को राम कुमार जी, 2 बार जो है आज राम कुमार जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र ने वादा पूरा नहीं किया इसलिए आप लोगों ने भी नहीं किया? अभिषेक जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी वादा, हमने वादा किया था 2500 रुपए धान का, आज देखिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, बेरोजगारी भत्ता हमने क्या है? सुनिए, आ रहा हूँ, हमने वादा किया था, किसका वादा किया था कि हमेशा जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को जाकर पूछ के देखिए, वो विषय को क्या है? अच्छा देखिए, नहीं रजनीश भैया जी, राम कुमार जी एक छोटी टिप्पणी ले लो रजनीश जी की, फिर आपके पास आता हूँ, बोलिए रजनीश जी। मैं भी राम कुमार जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मैं बोलूंगा बहुत सारी उपलब्धियां हैं राम कुमार जी है, उस विषय में जाएंगे आप तो उसमें विषयांतर हो जाएगा, कोई विषयांतर हो जाएगा, आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ये छत्तीसगढ़ की बात चलती है तो दिल्ली में चल देते हैं, और दिल्ली विषय आप एक दिन करके कर लीजिए, हम तो उसमें भी तैयार हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 2500 की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया,
3 दिन का जो अभी सत्र चल रहा है उसमें तमाम प्रश्न लगे हैं। मैं उन प्रश्नों को बहुत ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। मेरा खुद का प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर लगा था, कोरोना काल में आपने कितना कितना क्या क्या खर्च किया, केंद्र से क्या मिला, पूरा लंबा एक फेरहिस्ट है, वो सूची मैं दिलवा दूंगा, राम कुमार जी के पास वो प्रश्नोत्तरी है पूरा, उसमें 1 रुपया का जिक्र नहीं है जिसको राज्य शासन की है। जो मजदूर की बात अभी बोल रहे थे बड़े बड़े दावे के साथ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये पूछा हूं मैं, इस प्रश्न का भी मेरा प्रश्न का जवाब आया है कि कुल कितने मजदूर को साधन से लाया गया और उसमें कितनी खर्च हुई राज्य सरकार की। 1 रुपया खर्च राज्य सरकार की नहीं है। पीएम केयर फंड वो 14वां वित्त, और कितना लाए हैं 1,86,000। 1,86,000 इनका लिखित में जवाब है माननीय श्रम मंत्री जी का, और आंकड़ा दे रहे हैं 6.5 लाख से 7 लाख मजदूर आए हैं, इनके भरोसे में नहीं आए हैं, वो अपने भरोसे में आए हैं। ये कहां की बात कर रहे हैं? इनका जो जवाब अधिकृत जवाब है जो इनके लोग दे रहे हैं उसको एक बार नजर डालें। राम कुमार जी बैठे हैं, पूछ लेते हैं। राम कुमार जी हम कुछ भी बोल दें और उसको मान ले तो इसका वहां सदन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 7 लाख लोगों में से आपने कितना खर्च क्या बताए हैं? 14 करोड़। अब 7 लाख मजदूरों 65 करोड़ रुपए खर्च बताया है राज्य सरकार ने। मेरे इसमें जवाब में आया है, ये तो कई ठो यदि प्रश्न को देखेंगे तो कई में विरोधाभास भी आ रहा है, लेकिन किसी में बताते हैं कि 7 लाख आया है। मेरे खर्च के जवाब में अलग अलग मद वाइज दिए हैं, उसमें सिंगल रुपया ना स्वास्थ्य मंत्री जी बताए हैं कि राज्य सरकार की है, ना श्रम मंत्री जी बताए हैं। इसी प्रकार के अन्य जितने भी प्रश्न आ रहे हैं क्वारंटीन सेंटर को लेकर के, इसमें अभी तक थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं यदि आप इजाजत दें। जी जी। जो उत्तर आया है अलग अलग ढेर सारे सवाल लगे थे, लेकिन जो फाइनल उत्तर जो समझ में आता है उसमें ये है कि 1,85,000 लोगों को राज्य सरकार ने अपने प्रयास से वापस लाया। 4 लाख की जो संख्या है वो अपने लोग अपने साधनों से आए, अपने जिम्मेदारी से आए, लेकिन उनको यहाँ रुकने खाने और तमाम चीज़ों में राज्य सरकार ने जो खर्च बताया है वो 65 करोड़ रुपए बताया है, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था भी शामिल है, उनके परिवहन का व्यय भी शामिल है, उनको यहाँ जो चप्पलें भेंट की गई वो खर्च भी शामिल है, उनको जो राशन दिया गया वो भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के जो प्रवासी मजदूर लौटे थे उस पर राज्य सरकार का जो कुल खर्च है वो 65 करोड़। फाइनल टिप्पणी राम कुमार जी आपसे लेता हूँ। बोलिए राम कुमार जी। जी उसी मुद्दे पे अभिषेक जी, हाँ इसी में बोल रहा हूँ। कोरोना में जब कोरोना की बात आती है तो मैं उस दिन को याद करता हूँ। कौन दिन को? जब कोरोना की बात आती है तो कोरोना तो भारत से पैदा नहीं हुआ है, कोरोना चीन से पैदा हुआ है। तो अगर मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर छोड़ मुद्दे पर बात कर ले, ज्यादा बात वहां पर आना है, फिर छत्तीसगढ़ चाहती है। मैं बताऊंगा बात कहाँ आती है। जब उनको जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये सब को अगर सही समय में बंद किए होते, हमारे राष्ट्रीय रोजगार वाले पे अभी जवाब नहीं दिए, डिबेट खत्म होने वाली समय कब कोरोना के बात की है, पहले कोरोना को सुन लीजिए। मेरा पहले सवाल का जवाब तो मैं कहना चाहता हूँ कि रजनीश भैया पहले सुनिए, आप कोरोना का बात की है, पहले कोरोना को सुनिए। ये वही प्रधानमंत्री जी है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवगत कराया था, इन्होंने मजाक उड़ाया। उसके बाद लोग हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। हमारे राष्ट्रपति मेरे पास समय बस आज इतना ही है, माफी चाहूंगा। राम कुमार जी समय मेरे पास मध्य प्रदेश की सरकार मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा यहाँ पे, कोरोना बढ़ा उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। राम कुमार जी मेरा उत्तर नहीं मिल पाया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज की समय में यही है कि जब चर्चा छत्तीसगढ़ की होती है, आरोप छत्तीसगढ़ पे लगते हैं, तो सवाल दिल्ली का आ जाता है, और दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़ और देश के चक्कर में जनता पे जाती है। और मेरे ख्याल से जनता को भी कोई जवाब समझ नहीं आता होगा, क्योंकि जवाब दरअसल निकल के नहीं आता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगते रह जाते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार। चलिए, थैंक यू।